नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से अपनी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ के अगले पार्ट को लेकर के, अगली वीडियो को लेकर के। और साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आपने जो इससे पहले वीडियो देखी होगी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और उसके जो प्रश्न हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप उन्हें कहीं नोट कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में भी मैं आपको ऐसे ही और 15 क्वेश्चन देने वाला हूँ। साथियों, हम अपने प्रश्नों की संख्या को घटाकर 15 कर रहे हैं क्योंकि मेरा मानना है कि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है। और दूसरा साथियों, मैं जो ये 15 प्रश्न रखूँगा इनको मैं जहाँ मुझे आवश्यकता लगेगी, जहाँ ज़रूरत महसूस होगी, मैं उन्हें एक्सप्लेन करके बताऊँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए साथियों, समय को वेस्ट ना करते हुए समय का सदुपयोग करते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशन कोड भी कुछ ऐसा ही है कि किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा वो टाइम अपने सपनों को पूरा करने में इन्वेस्ट करिए। साथियों, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, ये ज़िंदगी मौका बार बार भी नहीं देती। साथियों, ज़िंदगी मिली है उसे कामयाब बनाइए और अपने समय का सदुपयोग करते हुए जी जान से जुड़ जाइए अपनी पढ़ाई में, दिन रात एक कर दीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपके माँ बाप ने जो आपके लिए सपना देखा है उसे पूरा करिए साथियों, और अपने समय का उपयोग सही तरह से करिए। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मेरा मानना है कि बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट तो कर ही देंगे। तो चलिए साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हम ब्रश ले लेते हैं साथियों। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। साथियों, इसका जवाब आप बताइए। और ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये 4 बौद्ध संगीति हुई थी और इन चारों में से कोई ना कोई एक परीक्षा हॉल में पेपर में फंस जाती है। वो साथियों, अच्छे अच्छे का दिमाग घूम जाता है। और मेरा मानना है यदि आप इसे सही तरीके से याद करेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगी। और इसकी मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है साथियों। यदि आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि हाँ हमें उस ट्रिक की आवश्यकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं आपको किसी न किसी वीडियो में बीच में जब कोई किसी और बौद्ध संगीति की चर्चा होगी तो हम वहाँ इस बारे में चर्चा जरूर कर देंगे। तो साथियों, पहले हम इसका जवाब जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। साथियों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह के अंदर एक गुफा थी, उसका नाम था सप्तपर्णी गुफा। उसमें पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और साथियों, इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और इस समय मगध का शासक था अजातशत्रु। और साथियों, इसमें भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य आनंद और रूपाली भी उपस्थित थे, जो कि धर्म और विनय के प्रतीक माने जाते हैं। और साथियों, इसी बौद्ध संगीति में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन है वो सुत्त और विनय नामक जो 2 पिटक हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, उन पिटकों के माध्यम से किया गया था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो गया महाकश्यप। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हम सभी आज सुनते हैं कि PWD। तो PWD क्या है? लोक निर्माण विभाग। तो सबसे पहले की स्थापना किसने की थी? साथियों, इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और साथियों, कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने ऐसे बहुत से लोक कल्याणकारी कार्य किए थे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। और कहते हैं कि इन्होंने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था। और जिनमें आप देखते हैं कि आज लाल किला और लाल किले के निकट फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, ऐसे नगरों का निर्माण साथियों इन्हीं फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा था। यदि आपको पता है तो आप अनुमान लगाइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कादिर बदायूनी।
साथियों, अकबर ने दीन इलाही को 1582 ईस्वी में स्थापित किया था। और क्योंकि उस समय पर बदायूं ने कहा भी था कि अकबर धीरे धीरे इस्लाम से दूर हो गया है, और उसने हिंदू, ईसाई, पारसी ऐसे धर्मों के आचार्य को बुलाकर फिर एक धर्म की स्थापना की, जिसका नाम अकबर ने रखा दीन इलाही। और साथियों, एक फैक्ट और बता दूं कि बीरबल इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र और पहला हिंदू था। साथियों, याद रखना। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है। किस मकबरे को हम द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो दूसरा ताजमहल था, यदि आपको मालूम है तो बताइए। इसका सही आंसर होगा रबिया उद दौरानी का मकबरा। रबिया उद दौरानी का मकबरे को हम दूसरे ताजमहल के नाम से जानते हैं। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि साथियों, औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी जो सबसे प्रिय उनकी पत्नी थी रबिया उद दौरानी, उनके मकबरे का निर्माण करवाया था 1678 ईस्वी में। और इसलिए क्योंकि इसकी स्थापत्य कला हूबहू ताजमहल पर आधारित है, इसलिए साथियों इसे दूसरा ताजमहल कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यह मकबरा ताजमहल की नकल पर बनाया गया है। नकल जरूर की गई है, लेकिन ताजमहल की नकल होने के बावजूद ही साथियों ये उतना सुंदर नहीं है जितना ताजमहल। लेकिन इसका सही आंसर होगा रबिया उद दौरानी का मकबरे को हम दूसरा ताजमहल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है। यदि आपको मालूम है तो आप बताइए, सोचिए क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो साथियों, सबसे अधिक यदि कहीं बाढ़ आती है और बाढ़ से प्रभावित जो राज्य है वह है हमारा बिहार। बिहार में साथियों सबसे अधिक बाढ़ आती है। और यहाँ पर एक नदी है कोसी, उसे बिहार का शोक भी इसलिए कहते हैं, पूरी तबाही मचा देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना को किसने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। वैसे इस प्रश्न में हमें नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम एकता का वो दूत थे, लेकिन प्रश्न आया है तो हम पढ़ देते हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं भी आ सकता है। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने राष्ट्रीय एकता पर बहुत बल दिया था और कांग्रेस का समर्थन भी किया था, लेकिन धीरे धीरे वे अपने इस विचार से दूर होते गए। हालांकि इसी विचार के माध्यम से प्रभावित होकर भारत कोकिला, जिन्हें हम भारत कोकिला कहते हैं, सरोजिनी नायडू, उन्होंने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था। तो साथियों ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर। तो साथियों बताइए इसका क्या सही जवाब होना चाहिए। और मैं आपको इतना याद दिला दूं कि इसका जो आंसर है वो अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। साथियों इसका जवाब है स्वेज नहर। स्वेज नहर एक ऐसी नहर है जो कि मैन मेड है, और सबसे बड़ी नहर वह है वो पोतवाहक नहर के जरिए जानी जाती है। वो साथियों अभी आपने हाल ही में चर्चा में सुना होगा कि एक एवर गिवन नाम का एक जहाज़ यहाँ फंस गया था। और ये नहर साथियों दो सागर को जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि स्वेज नहर का जो भूमध्य सागर की तरफ का जो किनारा है, जो पोर्ट है, उसे कहते हैं हम पोर्ट सईद के नाम से जानते हैं, और जो लाल सागर की तरफ का है उसे हम पोर्ट स्वेज कहते हैं। याद रखिए साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। बताइए साथियों इसका क्या सही जवाब होना चाहिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, क्योंकि ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी 110। साथियों, धन विधेयक की परिभाषा करते हुए अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें केवल इन विषयों के बारे में उपबंध होता है। मतलब जैसे कि कर हुआ, उधार हुआ, संचित निधि हुई, आकस्मिक निधि हुई, उसकी अभिरक्षा हुई, विनियोग हुआ, किसी खर्च को संचित निधि पर भारित या फिर घोषित करना इत्यादि। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110, आर्टिकल नंबर 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ऐसे कौन से पहले लोकसभा के स्पीकर थे जिनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया था? साथियों, वे थे जीवी मावलंकर जी, जिन्हें हम गणेश वासुदेव मावलंकर कहते हैं। साथियों, ये बात है 18 दिसंबर 1954 की, जब भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध उन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन याद रखना, ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। ठीक है साथियों, ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। लेकिन प्रश्न आ सकता है कि ऐसे लोकसभा के पहले स्पीकर बताइए कि जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत की संचित निधि से धन निकालने का किसका नियंत्रण है? अर्थात जो भारत की संचित निधि है, संचित निधि से पैसा निकालने का, धन निकालने का किसका अधिकार है? कौन ऐसा कर सकता है? भारत के वित्त मंत्री कर सकते हैं, या कोई अधिकृत मंत्री कर सकता है, या जो हमारे कैग हैं, कैग मतलब जो कि हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, या फिर संसद। तो साथियों, उसका सही जवाब होगा संसद। ऐसा संसद कर सकती है। चलिए आगे, ये थोड़ा छोटा हो गया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से आप किसको तारा कहेंगे? चंद्रमा को, सूर्य को, मंगल को, या पृथ्वी को? ये प्रश्न बहुत लोगों का गलत होता है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि चंद्रमा भी तारा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम तारा पहले तो कहते किसको हैं? तारा उसको कहते हैं जिसके पास अपनी ऊर्जा होती है, इसके पास अपनी एनर्जी होती है, अपनी लाइट होती है, अपना प्रकाश होता है, उसको हम कहते हैं तारा। और इनमें से ऐसा कौन है? ऐसा है एकमात्र सूर्य, क्योंकि बाकी सभी, जैसे चंद्रमा हुआ, ये सूर्य की लाइट से चमकता है। मंगल और पृथ्वी, ये दो ग्रह हैं, इन पर भी जो प्रकाश आता है वो सूर्य का ही प्रकाश होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो रेलवे, एसएससी या इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, कि कर्क रेखा भारत राज्य के या भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? आप ऑप्शन देखिए, मिजोरम, बिहार, त्रिपुरा, राजस्थान। बताइए साथियों, उसका क्या सही जवाब होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। साथियों, इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक के बारे में आपको अभी बता देता हूँ। या तो आप नोट कर लीजिए या फिर याद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। साथियों, एक इसका ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इसको याद रखना। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथियों लास्ट का हुआ झारखंड। तो इसमें बिहार नहीं आता, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी वृक्ष की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसी भी वृक्ष की आयु को हम किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? ऊंचाई के माध्यम से, या वार्षिक वलय के माध्यम से, जड़ों की लंबाई के माध्यम से, या फिर तने की लंबाई के माध्यम से? साथियों, इसका सही जवाब होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि या तो ऊंचाई या फिर तने की लंबाई, लेकिन इसका सही जवाब होगा दोस्तों साथियों ऑप्शन नंबर बी वार्षिक वलय। वे वलय क्या है?
साथियों, वृक्ष की आयु जो उसके वलय होती है उसकी संख्या के आधार पर ज्ञात की जाती है और प्रत्येक वर्ष मौसम में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उससे वृक्ष के जो तनों में एक परिवर्तन होता है जिससे तनों पर एक परत बन जाती है जो कि एक वलय के रूप में दिखाई देती है, एक वलय का रूप धारण कर लेती है और उन्हीं को गिनकर वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक वलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और हमारा अंतिम प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होने पर श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, साइंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप बताइए क्या फ़र्क पड़ता है। और आजकल ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न बड़ी चर्चा में हैं क्योंकि कोविड के कारण जो सांस लेने में दिक्कत आती है साथियों, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये परीक्षा में आ सकता है, पक्का किसी न किसी परीक्षा में फंसेगा, आप याद रखिए। तो आप बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि श्वास की गति बढ़ जाती है। अब वो कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि साथियों जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है तो श्वास की गति तेज होने लगती है। कारण है कि जब मनुष्य लगातार कार्य करता है या फिर दौड़ता भागता है तो ऑक्सीजन पूरी कोशिकाओं में पहुंच नहीं पाती, जिससे वह हाँफने लगता है या फिर थकावट महसूस करने लगता है और थोड़ी देर जब आराम करता है तो उसके बाद में फिर से वह स्वस्थ महसूस करता है। तो इसलिए जब हमारे रक्त में, ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने लगती है तो श्वास की गति बढ़ने लगती है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। साथियों, आज की हमारी ये जो वीडियो यहीं समाप्त होती है, हमारे पार्ट नंबर 2 यहीं समाप्त होता है। और साथियों, आप इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए यदि समझ में आया हो तो। यदि आपको लगा हो कि ये प्रश्न वाकई इम्पोर्टेंट है, वीवीआईपी प्रश्न है, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।